हेलो बच्चों, एएस एंग्लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर आरती सिंघल आज आपको 12th क्लास में चलने वाला चैप्टर है होम कमिंग, ये आज आपको पढ़ाऊंगी। ये चैप्टर लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको हम गुरुदेव भी कहते हैं, इनका जन्म 1861 में हुआ था और इनकी डेथ 1941 में हुई। इन्होंने, वैसे तो इनको बंगला भाषा का पोएट कहते हैं, बंगला पोएट कहते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स वगैरह लिखी हैं, जिसमें होम कमिंग बहुत अच्छी स्टोरी है। ये देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है और ये स्टोरी किसके बारे में है? ये है मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो स्टोरी लिखी है वो है फटिक चक्रवर्ती के बारे में। फटिक चक्रवर्ती एक बच्चे की एक स्टोरी है। जो बच्चा जब गांव में रहता है तो उसकी मदर, जब उसकी मम्मी उसको डांटती हैं या उसको नाराज़ होती हैं, तो वो इस बात से परेशान रहता है कि उसकी मम्मी जो है उसको डांट रही हैं और वो शायद कहीं और चला जाएगा तो वो बहुत अच्छे से और खुश रहेगा। और तभी उसके मामा आते हैं, उसको लेकर जाते हैं और फिर कैसे उसको अपने घर की याद आती है और वो घर आने के लिए परेशान रहता है, ये इस स्टोरी में बताया गया है। देखिए, मैं आपको इसको पैराग्राफ पढ़ती जाऊंगी और पूरे पूरे पैराग्राफ की हिंदी में आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले देखिए, फटिक चक्रवर्ती वॉज रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज. A new mischief got into his mind. There was a heavy log lying on the mud flat of the river, waiting to be shaped into a mast for a boat. He decided that they should all work together to shift the log by main force from its place and roll it away. The owner of the log would be angry and surprised, and they would all enjoy the fun. Everyone seconded the proposal and it was carried unanimously. देखिए, इसमें जो फटिक चक्रवर्ती हैं वो अपने मोहल्ले के लड़कों का नेता बना हुआ है। मोहल्ले के लड़कों का नेता है, सब उसकी आज्ञा मानते हैं। यदि कोई उसके विरुद्ध जाता है तो वो उस पर आफत आ जाती है। कैसे सारे लड़के उसको मिलकर मारते हैं और आखिर में विवश होकर उस लड़के को फटिक से क्षमा मांगनी पड़ती है। अब इस बार फटिक ने एक नया खेल सोचा। नदी के किनारे एक लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ था, तो उसने क्या किया, जिससे नौका बनाई जाती है, नाव बनाई जाती है, उसने कहा कि हम इस सब मिलकर इस लकड़ी के लट्ठे को लुढ़काएंगे। जब जो लट्ठे का स्वामी होगा, यानी जो भी इसका मालिक होगा, जब उसे गुस्सा आएगा और वो हम पर गुस्सा करेगा तो हम सब उसका मजाक बनाएंगे और खूब हंसेंगे। सभी बच्चों ने उसकी बात मान ली और इस प्रकार उन्होंने लट्ठे को लुढ़काने वाला खेल करना शुरू किया। But just as the fun was about to begin, Makhan, Fatik's younger brother, sauntered up and sat down on the log in front of them, all without a word. The boys were puzzled for a moment. He was pushed rather timidly by one of the boys and told to get up, but he remained quite unconcerned. He appeared like a young philosopher meditating on the futility of games. Fatik was furious. Makhan, he cried, if you don't get down this minute, I'll trash you. अब क्या होता है कि उसका छोटा भाई माखन बिना किसी से एक भी शब्द कहे उस लट्ठे पर बैठ जाता है। लड़के पहले तो मौन रहते हैं, उसके जो दोस्त हैं। फिर एक लड़के ने उसको धक्का दिया, नहीं उठा। उसने उसको उठने के लिए कहा तो भी नहीं उठा। फिर माखन से फटिक ने कहा कि तू उठ जा, यदि तू नहीं उठेगा तो बहुत बुरा होगा, परंतु वो फिर भी बैठा रहा। अब फटिक को ये लगा कि यदि वो कुछ भी नहीं करेगा, उसको नहीं उठा पाएगा, तो लड़कों के सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। तो उसने क्या कहा, सबको आज्ञा दी कि तुम इस लट्ठे को लुढ़काना शुरू कर दो। अभी माखन ओनली मूव टू अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन, बल्कि माखन और भी ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से बैठ गया। नाउ इफ फटिक वॉज टू कीप हिज, देखो यहाँ पर है, रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, इट वॉज क्लियर ही ऑट टू कैरी आउट हिज थ्रेट। यदि वो इस समय अपनी बात को नहीं मनवा पाता तो सभी उसकी बात इग्नोर करने लगते। तो इस
इस बात को ध्यान में रखते हुए, but his courage failed him at the crisis. His fertile brain, however, rapidly seized upon a new maneuver which would discomfort his brother and afford his followers an added amusement. He gave the word of command to roll the log and Makhan over together. Makhan heard the order and made it a point of honor to stick on, but he overlooked the fact, like those who attempt earthly fame in other matters, that there was peril in it. माखन वहीं बैठा रहा ये सोचकर कि शायद ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उसने फटिक ने लड़कों को ऑर्डर दे दिया कि इस लट्ठे को लुढ़काओ, ऐसे ही रोल करो, ऐसे ही इसको लुढ़काना शुरू करो, फिसलाओ ऐसे. अभी क्या होता है, द बॉयज बिगेन टू हीव एट द लॉग विद ऑल देयर माइट, कॉलिंग आउट 1 2 3 गो. जैसे आप लोग जब गेम खेलते हैं तो जैसे हम खेलने में जब हमें दौड़ना होता है तो हम गिनती पढ़ते हैं ना, 1 2 3 गो, और फिर दौड़ शुरू होती है. इसी तरह से लड़कों ने ज़ोर से बोला 1 2 3 और लट्ठे को लुढ़काने के लिए पूरी ताकत से उसको धकेल दिया. लट्ठे को फिसलता देखकर, श्योर इनफ, यहाँ देखिए इसके बाद क्या होता है कि लट्ठे को फिसलता हुआ देखकर माखन जो है वो डर जाता है. एंड ऑल द अदर बॉयज शाउटेड देमसेल्फ हॉर्स विद डिलाइट, और सारे लड़के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं. बट फटिक वॉज लिटिल फ्राइटन, लेकिन फटिक जो है वो डर जाता है. न्यू वॉट वॉज कमिंग, वो समझ जाता है. ही न्यू वॉट वॉज कमिंग, वो समझ जाता है कि क्या होने वाला है. एंड श्योर इनफ माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज. माखन जो है ज़मीन पर गिर जाता है और ज़मीन से उठकर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है. he rushed at Fatik and scratched his face and beat him and kicked him and then went crying home. The first act of the drama was over. वो क्या करता है, उसके चेहरे को खरोंचता है, उसको मारता है, किक करता है, उसको लात से घूंसों से मारता है और रोता हुआ घर वापस आ जाता है. और यहाँ जो है एक जो ड्रामा है, मतलब एक जो सीन था वो ख़त्म होता है. अभी क्या होता है कि फटिक wiped his face and sat down on the edge of a sun-keen bar on the river bank and began to chew a piece of grass. फटिक जो है वो क्या करता है, वो एक तरफ बैठ जाता है और उसे इस बात से बहुत दुख होता है कि लड़कों के सामने उसका अपमान हो गया. वह नदी किनारे हाथ मुंह धोता है और वहाँ बैठ जाता है. अभी क्या करता है वो, और घास खाने लगता है. अ बोट केम अप टू द लैंडिंग एंड अ मिडिल एजेड मैन विद ग्रे हेयर एंड डार्क मुस्टैच स्टेप्ड ऑन शोर. एक मिडिल एज, मध्य जिसकी मीडियम एज का है, जो मतलब ना तो बूढ़ा है और ना बहुत ही यंग है, अधेड़ उम्र वाला व्यक्ति जो है वहाँ पर आकर रुकता है, वहाँ उसकी नौका रुकती है. और इस पैराग्राफ में क्या है कि जो व्यक्ति आया है उसका डिस्क्रिप्शन है कि उसके ग्रे हेयर हैं, यानी उसके सफ़ेद बाल हैं, और डार्क मुस्टैच, उसकी मूछें जो हैं वो काली हैं. वो जो शोर किनारे पर उतरता है, he saw the boy sitting there doing nothing and asked him where the Chakravartis lived. Fatik went on chewing the grass and said, over there, but it was quite impossible to tell where he pointed. The stranger asked him again. He swung his leg to and fro on the side of the barge and said, go and find out, and continued to chew the grass as before. क्या होता है कि वो प्रॉपर आंसर नहीं करता, बल्कि क्या, अपनी घास, पहले तो वो बोलता है कि वहाँ रहते हैं, लेकिन वो जिस तरह से इशारा करता है, पॉइंट आउट करता है, तो ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है कि एक्चुअली में वो कहाँ रहते हैं. जब वो पूछते हैं चक्रवर्तीस कहाँ रहते हैं, तो पता लगाना जिस तरह से वो संकेत करता है नहीं समझ में आता, और वो फिर घास चबाने लगता है.
अब क्या होता है, बट नाउ अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस एंड टोल्ड फटिक हिज मदर wanted him. Fatik refused to move, but the servant was the master on this occasion. He took Fatik up roughly and carried him kicking and struggling in impotent rage. इसके बाद इतने में उसके घर का नौकर आता है और वो कहता है, फटिक तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। फटिक जाने से इनकार करता है, किंतु नौकर चूंकि मालकिन की तरफ से आया है, इस वजह से वो उसको ज़बरदस्ती मारता हुआ लेकर जाता है। When Fatik came into the house, his mother saw him. जब फटिक घर में आता है तो उसकी माँ उसे देखती है। She called out angrily, गुस्से में उससे बोलती है, So you have been hitting माखन again. तुमने फिर मक्खन को मारा? Fatik answered indignantly, No, I haven't. Who told you that? मैंने नहीं मारा, तुमसे किसने कहा? His mother shouted, Don't tell lies. You have. झूठ मत बोलो, तुमने उसको मारा है। Fatik said suddenly. फटिक फिर उत्तर देता है, I tell you I haven't. You ask Makhan, but Makhan thought it best to stick to his previous statement. लेकिन माखन इस समय अपने पुराना जो सबसे पहले उसने स्टेटमेंट दिया था, बताया था कि मुझे इसने मारा है, उस पर स्टिक रहता है। He said, और कहता है, Yes mother, फटिक did hit me, कि हाँ फटिक ने मुझे मारा है। जबकि बच्चों, क्या फटिक ने उसे मारा था? नहीं, बल्कि उसने फटिक को बहुत लात घूंसे मारे थे और फिर वहाँ से रोता हुआ आ गया था, क्योंकि वो उसके लट्ठे पर बैठ गया था और लट्ठे पे से हटने के लिए बार बार फटिक उसको बोल रहा था, तो फटिक ने उसको नहीं मारा था। देखिए आगे देखिए, फटिक्स पेशेंस वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड. ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस. ही रश्ड एट माखन एंड हैमर्ड हिम विद blows. Take that, he cried, and that for telling lies. अब वो गुस्से में माखन की तरफ भागता है और घूंसे मारने लगता है, ये ले ये ले ये ले ये भी ले, झूठ बोलता है तू। अब इस तरह से जब वो गुस्से में ऐसी हरकत कर रहा है, देखिए ऐसी हरकत करता है, तभी क्या होता है, तभी his mother took Makhan's side in a moment and pulled Fatik away, beating him with her hands. उसकी माँ फटिक का माखन का साइड लेती है और फटिक को अपने हाथ से मारने लगती है। इसके बाद क्या होता है, when Fatik pushed her aside, she shouted out, "What, you little villain? Would you hit your own mother?" जब उस फटिक उसको उनको एक तरफ हटाता है, एक तरफ धक्का देता है, तो वो चिल्लाती है, तुम क्या करोगे, अपनी माँ को भी मारोगे, तुम अपनी माँ को भी मारना चाहते हो। बिल्कुल उसी समय, it was just at this critical juncture that the grey-haired stranger arrived. He asked what the matter was. Fatik looked sheepish and ashamed. तभी वो अधेड़ आयु का व्यक्ति घर में आता है और कहने लगा, क्या मामला है, क्या हो गया है। फटिक की माँ ने पीछे हटकर आने वाले को देखा और तुरंत ही उसका क्रोध आश्चर्य में परिवर्तित हो गया। But when his mother stepped back and looked at the stranger, her anger was changed to surprise. उनका गुस्सा जो है सरप्राइज में चेंज हो गया। For she recognized her brother and cried, "Why, Dada? Where have you come from?" As she said these words, she bowed to the ground and touched his feet. Her brother had gone away soon after she had married, and he had started business in Bombay. His sister had lost her husband while he was in Bombay. Vishambar had now come back to Calcutta and had at once made inquiries about his sister. He had then hastened to see her as soon as he found out where she was. अभी क्या होता है, इसमें ये बताया गया है कि जब फटिक की मदर की शादी होती है, माँ की शादी होती है, तो जो उसका भाई होता है जिसका नाम विशंबर है, वो मुंबई चला जाता है, बॉम्बे चला जाता है और वहाँ बिजनेस करने लगता है। तभी अभी थोड़े दिन पहले वो जब कलकत्ता आता है तो वो अपनी बहन उसकी कहाँ है इसके बारे में इंक्वायरी करता है और उससे मिलने चला आता है। तो ये उसके फटिक के मामा थे। वो अपने भाई को पहचान जाती है, तो इसलिए बंगाली में बड़े भाई को दादा कहते हैं, इसलिए वो दादा कहती है उन्हें और उनके पैर छूती है, उनके पैरों को स्पर्श करती है। The next few days were full of rejoicing. The brother asked after the education of the two boys. He was told by his sister that Fatik was a perpetual nuisance.
He was lazy, disobedient, and wild, but Makhan was a good as gold, as quiet as a lamb, and were very fond of reading. Vishambar kindly offered to take Phatik off his sister's hand and educate him with his own children in Calcutta. अभी क्या होता है कि जब वो पूरी बात करते हैं, पूछते हैं उसके हालचाल, तो वो बताती है कि जो फटिक है वो हमेशा दुख देता है, बहुत चंचल है, लेकिन माखन पढ़ने का बहुत शौकीन है। तो वो कहता है यदि फटिक यहाँ परेशान कर रहा है तो फटिक को मैं मुंबई ले जाता हूँ और मैं वहीं कलकत्ता में उसको मैं कलकत्ता ले जाता हूँ और कलकत्ता में ही उसको पढ़ाऊँगा। जब फटिक से बात करते हैं तो फटिक भी चलने के लिए तैयार हो जाता है। अभी क्या होता है कि द widowed mother readily agreed when his uncle asked Phatik if he would like to go to Calcutta with him. His joy knew no bounds and he said, "Oh yes, uncle," in a way that made it quite clear that he meant it. वो बिल्कुल जाने को तैयार हो जाता है जब उसके मामा उससे पूछते हैं। क्या होता है? It was an immense relief to the mother to get rid of Phatik. She had a prejudice against the boy and no love was lost between the two brothers. She was in daily fear that he would either drown Makhan someday in the river or break his head in a fight or run him into some danger or other. At the same time, he was somewhat distressed to see Phatik's extreme eagerness to get away. अब माँ जो है उसको लगता है, पहली बार ऐसा लगता है कि वो उसका फटिक से छुटकारा मिल जाएगा, और उसको ऐसा भी लगता है कि दोनों भाइयों में प्यार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये कभी भी माखन को पता चला नदी में डुबो देगा या किसी दिन इसका सर फोड़ देगा और ये खतरे का कारण बन जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि फटिक भी जाने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दिया। फटिक as soon as all was settled kept asking his uncle every minute, क्या पूछ रहा है, when they were to start. अब बार बार अपने अंकल से पूछ रहा है, मामा से, कि मामा हम कब जाएंगे. He was on pins and needles all day long with excitement and lay awake most of the night, bequeathed to Makhan in perpetuity his fishing rod, his big kite and his marbles. Indeed, at this time of departure, his generosity towards Makhan was unbounded. अभी क्या होता है कि वो मछली पकड़ने की हत्ती, छोटे छोटे मार्बल के टुकड़े, अपनी बड़ी पतंग सब माखन को दे देता है फटिक, क्योंकि उसे जाते समय ऐसा लग रहा माखन से कुछ सहानुभूति सी हो गई है. क्या होता है, व्हेन दे रीच्ड कलकत्ता, जैसे ही वो कलकत्ता पहुंचते हैं, फटिक मेड द एक्विंटेंस ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम. वो अपनी आंटी यानी अपनी मामी से, मामा की वाइफ मामी, उनसे फर्स्ट टाइम अपनी आंटी से मिलता है. शी वॉज बाई नो मीन्स प्लीज्ड with this unnecessary addition to her family. उसकी मामी उसको देखकर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होती. उनको लगता है कि एक और जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई है, एक और अननेसेसरी अनावश्यक कार्य उनके परिवार में बढ़ गया है. She found her own 3 boys quite enough to manage without taking anyone else. पहले ही उनके 3 लड़के होते हैं और वो उनके पालन पोषण में बिजी होती है. एक और लड़का आ गया, एंड टू ब्रिंग अ विलेज लेड ऑफ 14 इनटू देयर मिडेस्ट वाज टेरिबली अपसेटिंग. इसलिए विशंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एन डिस्कशन. और उन्हें ये लगता है कि ये विशंबर ने बहुत गलत डिसीजन ले लिया है. अभी क्या होता है, इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज़ नो वन nuisance than a boy at the age of 14. He is neither ornamental nor useful. It is impossible to shower affection on him as on a little boy, and he is always getting in the way. If he talks with a childish lisp, he is called a baby, and if he answers in a grown-up way, he is called impertinent. In fact, any talk at all from him is resented. Then he is at the unattractive growing age. He grows out of his clothes with indecent haste. His voice grows hoarse, breaks and covers. His face grows suddenly angular and unsightful. It is easy to excuse the shortcomings of early childhood, but it is hard to tolerate even unavoidable
lapses in a boy of 14. The lad himself becomes painfully self-conscious. When he talks with elderly people, he is either unduly forward or else on unduly shy that he appears ashamed of his very existence. इसमें ये बताया गया है कि 14 साल का बच्चा जब होता है तो उसकी क्या स्थिति होती है. उसकी ये स्थिति होती है कि ना तो वो किसी के बड़ों के सामने बहुत खुलकर बोल सकता है, ना वो बहुत शर्मा कर बोल सकता है. जिस समय वो ग्रोइंग स्टेज में होता है उस समय वो ना तो क्या बेबी की तरह तुतला के भी नहीं बोल सकता, गंभीरता से नहीं बोल सकता. उसको हर चीज़ के लिए पॉइंट आउट किया जाता है तो वो बच्चा पहले ही बहुत कॉन्शियस हो जाता है. ये इस पैराग्राफ में ये बात बताई गई है. अगले पैराग्राफ में देखिए क्या होता है कि yet it is at this very age when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love, and he becomes the devoted slave of anyone who shows him consideration. और वो इस समय प्यार का भूखा होता है. जो भी उसको प्यार देता है या उसको कंसिडरेशन देता है वो उसका स्लेव बन जाता है, उसका दास या गुलाम बन जाता है. फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज undue indulgence and therefore bad for the boy. So what with scolding and chiding, he becomes very much like a stray dog that has lost his master. For a boy of 14, his own home is the only paradise. एक 14 साल के बच्चे के लिए उसका अपना घर ही स्वर्ग होता है. To live in a strange house with strange people is little short of torture. दूसरे के घर में रहना, अजनबियों के बीच में रहना, उनके संग एडजस्ट करना उसके लिए क्या है, एक तरह का टॉर्चर है, बहुत कठिन होता है. While the height of bliss is to receive the kind looks of women and never to be slighted by them. और तब और भी कठिन हो जाता है जब जिस जगह वो रह रहा है उस घर की स्त्री से उसको ज़रा भी काइंड लुक नहीं मिलता है, स्नेह का भाव नहीं मिलता है. It was anguish to fatigue to be the unwelcome guest in his aunt's house, despised by this elderly woman and slighted on every occasion. If she ever asked him to do anything for her, he would be so overjoyed that he would overdo it, and then she would tell him not to be so stupid but to get on with his lesson. अब देखिए कैसा उसके लिए मुश्किल होता जाता है कि यदि उसको थोड़ा भी उसकी मामी को खुश करने का मौका मिलता है, काम बताया जाता है तो वो ओवरजॉयड होकर वो काम करता है. और जब ओवरजॉयड होकर वो काम करता है तो भी उसको बुरा भला कहा जाता है. उसे कहा जाता है कि तुम इतने स्टूपिड मत बनो. जब वो ओवरजॉयड होकर काम नहीं करता है तो भी ये कहा जाता है कि तुम किसी काम में इंटरेस्ट नहीं लेते. The cramped atmosphere of neglect in his aunt's house oppressed fatigue so much that he felt that he could hardly breathe. He wanted to go out into the open country and fill his lungs and breathe freely. But there was no open country to go to. Surrounded on all sides of Calcutta, houses and walls, he would dream night after night of his village home and longed to be back here. He remembered the glorious meadow where he used to fly his kite all day long, the broad river bank where he would wander about the livelong day singing and shouting for joy, the narrow brook where he could go and dive and swim at any time he liked. He thought of his band of boy companions over whom he was despot, and above all the memory of that tyrant mother of his, who had such a prejudice against him, occupied him day and night. A kind of physical love like that of animals, a longing to be in the presence of the one who is loved. An inexpressible wistfulness during absence, a silent cry of the inmost heart for the animal instinct, agitating the shy, lean, uncouth, and ugly boy
No one could understand it, but it preyed upon his mind to continue. अब इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया गया है? इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि उसको अपने घर की याद आ रही है। जब उसको इतना इग्नोरेंस मिल रहा है अपनी मामी के घर में, तो उसको वो जो उसका मीडो है जहाँ पर वो बहुत सारा दिन पतंग उड़ाता है, उसे उस जगह की याद आ रही है जहाँ जब चाहे वो तैरने जा सकता है। उसे घुटन हो रही है अपनी मामी के घर में। उसे लगता है कि अब उसकी वो एक खुली सांस लेना है, उसे खुली हवा में सांस लेना है, लेकिन कलकत्ता की बड़ी बड़े ऊंची ऊंची दीवारों में उसका दम घुट रहा है। उसे अपने गांव की इतनी याद आ रही है। इवन उसे लगता है कि कभी कभी उसकी माँ जो उसका नहीं उसके भाई का पक्ष लेती हैं, आज उसे अपनी उन माँ की भी बहुत याद आ रही है। और वो उन्हें अब उसको दिखाई दे रहा है कि उसकी माँ किस किस जगह किस किस पॉइंट पे उसको लव करती है, प्यार करती है। तो अब क्या है, वो जो अपने घर से भागना चाहता था, अपने घर से, अपने गांव से, अपनी माँ से दूर, अपने भाई से दूर जाना चाहता था, अब वो जब बाहर निकल गया तो बाहर की दुनिया के देखने के बाद उसे अपना घर, अपना गांव, अपनी माँ और अपने भाई की कितनी याद आ रही है, ये स्टोरी में बताया गया है। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन फटिक. He gaped and remained silent when the teacher asked him a question, and like an overladen ass patiently suffered all the blows that came down on his back. When other boys were out at play, he stood wistfully by the window and gazed at the roofs of the distant houses. And if by chance he spied children playing on the open terrace of any roof, his heart would ache with longing. इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जब भी वो स्कूल में होता था तो उसकी टीचर कोई भी प्रश्न पूछता था, वो चुपचाप सर झुकाकर खड़ा रहता था, और इस पर टीचर बहुत नाराज़ होता था, उसके साथ मारपीट करता था। लेकिन और सारे बच्चे उसकी मजाक बनाते थे। सारे बच्चे जब बाहर खेल रहे होते थे, वो अकेला विंडो, खिड़की के पास खड़े होकर उनको झांकता रहता था, उनको खेलता हुआ देखता रहता था। घर में जब टेरेस पे बच्चों को, छत पर बच्चों को खेलता देखता था तो उसे अपने गांव की याद आती थी और वो वहाँ से जाना चाहता था, वहाँ से भागना चाहता था। वन डे ही समन्ड up all his courage and asked his uncle, "Uncle, when can I go home?" एक दिन सारा साहस इकट्ठा करके उसने अपने मामा से पूछा, मामा हम घर कब जाएंगे, कब जा सकते हैं? His uncle answered, "Wait till the holidays come." जब छुट्टियां हो जाएंगी तब तुम अपने घर जाओगे, but the holidays would not come till November. लेकिन holidays, छुट्टियां नवंबर से पहले नहीं आएंगे, and there was a long time still to wait. और अभी भी काफ़ी लंबा समय था नवंबर आने में। One day Fatik lost his lesson book. Even with the help of book, he had found it very difficult indeed to prepare his lesson. Now it was impossible. Day after day the teacher would cane him unmercifully. His condition became so abjectly miserable that even his cousins were ashamed to own him. They began to jeer and insult him more than the other boys. He went to his aunt at last and told her that he had lost his. अभी क्या होता है कि एक दिन फटिक की स्कूल की किताब खो जाती है और उसको लेसन याद करने में मुश्किल हो रही होती है। रोज टीचर उसको मर्सीफुली, माने बिल्कुल दया से नहीं, बिल्कुल निर्दयता के साथ उसको मारता है। इतना वो पिटता है कि उसके जो कज़िन, उसके मामा के बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें भी उसको अपना भाई कहते हैं, शर्म महसूस होने लगती है। सभी बच्चे उसकी इंसल्ट करने लगते हैं। तो वो अंत में अपनी आंटी से, यानी अपनी मामी से कहता है कि उसकी किताब खो गई है, उसे दूसरी किताब चाहिए। His aunt pursed her lips in contempt and said, "You great clumsy country lout, how can I afford with all my family to buy you new books 5 times a month?" उसको डांट कर कहती है कि मैं एक महीने में 5 बार तुम्हारी किताब नहीं खरीद सकती हूँ। That night, on his way back from school, Fatik had a bad headache with a fit of shivering. He felt he was going to have an attack of malarial fever. His one great fear was that he would be a nuisance to his aunt. अब इस
इस छोटे से पैराग्राफ में 3 लाइन के पैराग्राफ में ये बताया गया है कि वो अपनी आंटी से इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसको बहुत तेज़ सर में दर्द होता है और उसको ऐसा लगता है जैसे शायद मलेरिया का बुखार उसको चढ़ने वाला है. The next morning, Fatik was nowhere to be seen. All searches in the neighborhood proved futile. The rain had been pouring in torrents all night, and those who went out in search of the boy got drenched through to the skin. At last, Vishambar asked help from the police. अगली सुबह फटिक कहीं भी दिखाई नहीं देता. सभी लोग ढूंढने निकलते हैं. बारिश हो रही है, सभी भीग जाते हैं और जब कहीं नहीं मिलता तो विशंबर को पुलिस को सूचना देनी पड़ती है, इन्फॉर्म करना पड़ता है कि उसका जो फटिक है उसका भांजा वो लापता है. एट द एंड ऑफ द डे अ पुलिस वैन stopped at the door before the house. It was still raining and the street were all flooded. Two constables brought out Fatik in their arms and placed him before Vishambar. He was wet through from head to foot, muddy all over, his face and eyes flushed red with fever, and his limbs all trembling. Vishambar carried him in his arms and took him into the inner apartments. When his wife saw him, she exclaimed, "What a heap of trouble this boy has given us. Hadn't you better send him home?" Fatik heard her words and sobbed out loud, "Uncle, I was just going home, but they dragged me back again." इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि एक पुलिस वैन आकर रुकती है और उसमें फटिक को लेकर आती है जिसके पूरे हेड टू टो माने सर से लेकर पैर तक वो गीला है, कीचड़ में सना हुआ है, उसकी दोनों आंखें लाल हैं और उसको फीवर के कारण वो काँप रहा है. उसको हाथों में उठाकर उसका मामा अंदर लेकर आता है तो उसकी वाइफ, उसकी पत्नी कहते, क्या ये परेशानी का पिटारा तुम घर में उठा लाए हो, इसको इसके घर भेज दो. फटिक उसके शब्द सुनता है और रोते हुए चिल्ला कर कहता है कि मैं तो अपने घर ही जा रहा था, ये मुझे दोबारा फिर यहाँ ले आए. द फीवर रोज वेरी हाई एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वॉज delirious. Vishambar brought in a doctor. Fatik opened his eyes flushed with fever and looked up to the ceiling and said vacantly, "Uncle, have the holidays come yet? May I go home?" डॉक्टर आता है, उसको दवा देता है और सारी रात फटिक को बुखार चढ़ता रहता है. वो सीलिंग छत को देखता है और सिर्फ अपने अंकल से एक ही बात पूछता है, "अंकल, क्या छुट्टियां आ गई हैं? मैं घर जा सकता हूँ?" Vishambar wiped the tears from his own eyes and took Fatik's lean and burning hands in his own and sat by him through the night. उसका मामा उसके आंसू पोंछता है और सारी रात उसके पास उसके हाथ को अपने हाथ में लिए बैठे रहता है. The boy began again to mutter. At last his voice became excited. "Mother," he cried, "don't beat me like that. Mother, I am telling the truth." अब उसे अपनी माँ की याद आ रही है और शायद पुरानी यादें आ रही हैं. वो नींद में रात में चिल्ला रहा है कि माँ मुझे मत मारो, मैंने उसको नहीं मारा है, मैं सही कह रहा हूँ. द नेक्स्ट डे फटिक बिकेम कॉन्शियस फॉर अ शॉर्ट टाइम. ही टर्न्ड हिज आईज अबाउट द रूम एज इफ एक्सपेक्टिंग समवन टू कम. चारों तरफ आंखें घुमाकर देखता है, ऐसा लगता है उसे शायद कोई आने वाला है. एट लास्ट विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो. ही टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल विद अ डीप साय. वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करता है, दीवार की तरफ करता है और लंबी सांस लेकर लेटा रहता है. विशंबर न्यू हिज थॉट्स एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड विस्पर्ड, "फटिक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर." फटिक, मैंने तुम्हारी माँ को बुलवाया है. द डे वेंट बाय. एक दिन गुजरता है. द डॉक्टर सेड इन अ ट्रबल्ड वॉइस दैट द बॉयज़ कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल. डॉक्टर बताते हैं कि लड़के की स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही है. फटिक बिगिन टू क्राई आउट. फटिक रोने लगता है. बाय द मार्क 3 fathoms, by the mark 4 fathoms, by the mark he had heard the sailor on the river steamer calling out the mark on the plumb line. बच्चे जब खेलते हैं तो 1 फल्लांग 2 फल्लांग कह के जब वो खेलता था तो ऐसे गिनता था ना, वो सपने में गिन रहा है. नाउ ही वॉज हिमसेल्फ प्लम्बिंग an unfathomable sea. Later in the day, Fatik's mother burst into the room like a whirlwind and began to toss from side to side and moan and cry in a loud voice. Vishambar tried to calm her agitation, but she flung herself on the bed and cried, "Fatik, my darling, my darling." तभी उसकी माँ वहाँ पहुँच जाती है
और उसको देखकर जोर जोर से रोने लगती है, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट्स फॉर अ मोमेंट। फटिक बेचैन हो जाता है, एंड सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, और अपने हाथ पैर पटकने लगता है। ही सेड, द मदर क्राइड अगेन, माँ दोबारा रोने लगती है। फटिक माई डार्लिंग, मेरे बच्चे फटिक। फटिक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड एंड विदाउट सीइंग एनीबडी सेड, मदर द हॉलीडेज हैव कम। अपनी माँ को देखकर धीरे से करवट लेता और कहता है, माँ लगता है छुट्टियाँ आ गई हैं। यहाँ पे स्टोरी का अंत हो जाता है। देखिए ये बहुत अच्छी स्टोरी है। बच्चे जो हैं अपने घर को पसंद नहीं करते, उनको लगता है कि मदर जो है वो डांटती है, और होता क्या है कि जब वो घर से दूर चले जाते हैं तो उन्हें अपने घर की याद आती है। देखिए मैं आपको पूरी स्टोरी जो है शॉर्ट में रिवाइज कराती हूँ। फटिक चक्रवर्ती एक रिंग लीडर है, यानी एक विलेज में रहता है और लड़कों का सरदार है। लड़कों के साथ खूब खेलता है, दिन भर शरारत करता है, और पढ़ने लिखने में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता। अपने भाई से झगड़ा करता है और इसलिए अपनी माँ से डांट खाता है। तभी उसके मामा उसके घर आते हैं और उसको लेकर कलकत्ता चले जाते हैं कि मैं वहाँ पर इसको पढ़ाऊँगा। लेकिन जब वो कलकत्ता पहुँचता है तो उसकी मामी को उसका आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और उसकी मामी उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। धीरे धीरे वो बहुत परेशान रहने लगता है। स्कूल में भी उसका मन नहीं लगता। वो हमेशा स्कूल में भी सैड मूड में रहता है, क्योंकि बच्चे उसकी मजाक बनाते हैं, क्योंकि वो एक विलेज बॉय है। वो अपने मामा से जाने की बात करता है, लेकिन मामा कहते हैं जब छुट्टियाँ आएंगी तब वो जाएगा। इस तरह वो एक दिन बहुत बीमार हो जाता है, और बीमारी में अकेला पड़ा और अपने गांव को याद करता रहता है और अपनी माँ को याद करता है। डॉक्टर्स आते हैं, दवा देते हैं, लेकिन कहते हैं इसकी माँ को बुला लिया जाए। और फिर उसकी माँ आती है, और वो बच्चा जो है वो सीलिंग की तरफ देखता रहता है, और उसे ये लगता है कि शायद अब छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, क्योंकि मुझे मेरी माँ मिल गई है। यहाँ कहानी का अंत हो जाता है। बच्चों ये स्टोरी लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको आने वाले चैनल्स आप इसलिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले लेसन और मिलते रहें। ये देखिए बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है। इसकी हिंदी को आप बार बार समझिए और बार बार पढ़िए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।